लाइबिलिटी रजिस्टर, लेजर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी रजिस्टर कौन सी रिटर्न से अपडेट हो जाता था? GSTR 1। और क्रेडिट लेजर 2B। और जो डिफरेंस आएगा वो आप पेमेंट कर दोगे। पर पेमेंट करने का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले जनरेट चालान, 14 डिजिट का नंबर आ जाता था, उसको क्या बोला जाता था? सीपिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या इसका प्रूव है कि आपने पेमेंट कर दी है? नहीं, सिर्फ चालान जनरेट हुआ है। NEFT RTGS के लिए चालान की जगह मैंडेट फॉर्म होता था, जिसकी वैलिडिटी 15 दिन के लिए होगी। ठीक है बच्चे, उस चालान के अगेंस्ट आप जब पेमेंट करेंगे, जब बैंक में पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा, तो एक नंबर जनरेट होगा, बताइए क्या? सिन नंबर। और उसका क्या फुल फॉर्म थी? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। वेरी गुड। और उसमें कितने डिजिट ऐड होके आ जाते थे? 3 डिजिट होते हैं उसके। तो पहले का सी पिन 14 डिजिट और 3 नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर बोला जाता था, BRN। फिर हमने देखा था चालान का फॉर्म कौन सा था जो पेमेंट करते थे हम? PMT 06। और अगर आपने जैसे सपोज करो जब पेमेंट करी, ठीक है, जनरली क्या होगा? जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो कह सकता हूं मेरा कैश लेजर बढ़ जाएगा। तभी तो बढ़ेगा जब CIN नंबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पेमेंट करी, पेमेंट किसको करी? बैंक को करी। बैंक का वो डिटेल, ये मिनटों के अंदर होता है, विद इन मिनट्स होता है। बैंक का वो डिटेल GST डिपार्टमेंट को देता है कि पैसा आ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? GSTN नेटवर्क, वो जो हमारी वेबसाइट है। और वो वेबसाइट पे जब लॉग इन करते हो तो 2-4 मिनट के अंदर आपका कैश लेजर बढ़ा हुआ दिख जाता है। और अगर आपका कैश लेजर बढ़ रहा है, इसका मतलब डेबिट या क्रेडिट? कैश लेजर बढ़ रहा है, डेबिट। और जब आप उसको रिटर्न के थ्रू भिड़वा देंगे तो डेबिट। GSTR 2B की वजह से आपका लेजर बढ़ जाता है, तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और जब उसको रिटर्न, जब आप एडजस्ट करा देंगे तो डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी रजिस्टर बढ़ेगा तो डेबिट, और जब खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर है बच्चे? हम्म। सर इसमें ऐसा कुछ था कि आईडी से ज्यादा, लेकिन तब भी हमें एक हाँ 1%, 88C का वो हम लोगों ने ITC के अंदर कर लिया। इसमें हल्का सा आएगा। आइए बच्चे, बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आओ बेटे आओ। आज CMA की क्लास नहीं है तुम्हारी, दुष्यंत सर की? तो घर चले गए। यो तो बैग भी उठाया हुआ था उन्होंने, रूम चेंज कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कि वो जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग दुष्यंत सर ने डाली नहीं हो, तुमने डाला था रात को। माय गॉड। अच्छा, उसी का बेस बिल्टअप था ये, हर कोई आप जैसा नहीं होता, और ये पोस्टपोन नहीं होगा। क्या है? अरे कॉलेज क्या जाते रहते हो आप? कुछ होता है कॉलेज में? तो पर अटेंडेंस का प्रेशर नहीं है तो दैट्स नॉट रियल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अटेंडेंस का इशू है तो समझ आ रहा है। पढ़ाई क्या होती है? मुझे नहीं लगता पढ़ाई होती। होती है वैसे, मतलब आई माइट बी रॉन्ग। होती है कॉलेज में? ड्रॉप आउट लिया ना आपने? SRCC ड्रॉप आउट?
कॉन्सेप्ट गलत चल रहा है। बच्चे पर पढ़ाते, बच्चे नहीं पढ़ते, वो बच्चे अपने लगे रहते हैं। तो कॉलेज में फिर वो पढ़ा पाते हैं, मतलब ऐसे बच्चों के वो आते हैं पढ़ाते हैं, सुन रहे हो तो सुन लो। तो बच्चे से मतलब वही ये क्वेश्चन सॉल्व करा, देख लोगे तो सही है, नहीं है तो अगले पे चले। आओ जी। आओ बेटे आओ। मैंने आपको वो बता दिया था, माइनर टू मेजर हेड। एक बार मैं बता चुका था आपको, ठीक है। मैं आपसे ऐसे बस बोलने का तरीका होता है, मुझे सब पता होता है ठीक है। जस्ट ये कि इंटरेक्ट हो जाए, ऐसा मत सोचिए मुझे याद नहीं है। मुझे याद है बेटे। आप मुझे बताइए मेजर हेड कितने थे, वान्य जी आप बताइए मेजर हेड। जिस बच्चे से सबसे ज्यादा उम्मीद है जो आंसर देगा बेटे, मैं उसी से पूछूंगा। वान्य जी बता दो। मेजर हेड, हेड्स बताने। जीएसटी में हेड्स होते हैं। पहला हेड सैलरी। अरे 5 साइड यही तो है भाई, टैक्स में जीएसटी भी आता है। अरे कहाँ जा रहे हैं? कितने हेड्स होते हैं स्वास्तिक जी, आप बताइए। क्या ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने आपसे टिकट मांग लियो बस टिकट नहीं। कि टिकट कैसे बोल दिया कुछ भी। हाँ, मेजर और माइनर। आप मेजर हो माइनर हो, हरकतें नहीं है कर। मेजर हेड कितने थे ऋतिक जी? 4, कौन कौन से? जीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। और माइनर हेड? 5 इंटरेस्ट। 5, हाँ। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर अमाउंट। और क्या वो इंटरचेंज हो सकता था? हो सकता था ना, याद है ना कि अगर मैंने गलत हेड में पैसा डाल दिया तो मैं एक फॉर्म भर दूंगा, ठीक है, PMT09, उससे एडजस्ट हो जाए। क्लियर है? आई भाई देखो ऐसा है, कई चीजें पेमेंट की रिपीट होती है। अब मैं फटाफट चलाऊंगा बात को। आपने आईटीसी में यूटिलाइजेशन रूल खूब पढ़ लिए, यानी कि जो लायबिलिटी होगी सबसे पहले किस चीज का आईटीसी यूज होगा? आईजीएसटी, फिर होता था सीजीएसटी, और फिर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। और आईजीएसटी सबसे पहले किसको खत्म करेगा? आईजीएसटी को, अनलेस इन एनी सीक्वेंस, है ना? यही, हाँ एग्जैक्टली exactly. जब आईजीएसटी खत्म हो जाएगा तो आई गो टू सीजीएसटी। सीजीएसटी पहले किसको मदद करेगा? और उसके बाद, और उसके बाद एसजीएसटी जो है, पहले एसजीएसटी की मदद करेगा और उसके बाद आईजीएसटी। सारी बातें कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। फिर आपको ध्यान है एक रूल आया था, ये भी हम कर चुके हैं, यानी कि सरकार कह रही थी आईटीसी कैन बी यूज टू डिस्चार्ज 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यानी कि आपकी अगर लायबिलिटी 1 करोड़ की है और आपके पास आईटीसी 2 करोड़ है, क्या आप उस 1 करोड़ की लायबिलिटी के अगेंस्ट 1 करोड़ का आईटीसी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 99 लाख रुपीज का कर सकते हैं। 1% आपको कैश में देना पड़ेगा। बैलेंस 1% इज टू बी पेड इन कैश। और इसमें यह था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड एक्सीड हाउ मच? 50 लाख। इसको और अच्छा एलैबोरेटेड लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए था जिनका हर महीने का देखा जाता था। याद है आपको, हमने आईटीसी में काफी बात करी थी कि क्यूमुलेटिव भी देखा जाता था अगर 1% ज्यादा है तो। ये तो सिर्फ याद आ रहा है कुछ कि अगर मैं 4 महीने निकल चुके और अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तो अच्छा खासा पे करता हूँ तो मेरे ऊपर मत लगाओ, ऐसा भी होता था अगर आपको याद आ रहा था। एग्जैक्टली तो उसके ऊपर वो नहीं लगता था। एवरी मंथ के लिए हम लोग वो चेक करते थे। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे भी तो आईटीसी में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हो चुका है हमारा। सो यू कैन रेफर आईटीसी नोट्स।
अच्छा, अब मैं आपसे ये जो नई बात है ये करना चाहूंगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज। लाइक सपोज करो आप पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं पिछले 6 महीने से 100 100 रुपए की लाइबिलिटी आती, तो टोटल कितनी लाइबिलिटी होगी? 600। अब मैं 300 रुपए पे करना। सो व्हाट डू यू थिंक कि पहले कौन सी मानी जाएगी? क्या करंट वाली 100 रुपए मानी जाएगी या पुरानी वाली? पुरानी वाली मानी, रीसेंट नहीं होगी। आपने बात को अटका के रखा हुआ है, 6 महीने से रिटर्न आप सबमिट नहीं कर रहे या पेमेंट नहीं कर रहे हो आप। तो अब जब व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट, आई एज्यूम भाई स्टार्टिंग से है भाई। और भी देखेंगे अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो, कोई डिमांड पहले से निकल रखी है तो, और नाउ यू हैव सम फंड्स, तो उसको कहाँ एलोकेट करा जाएगा वो है। तो ये अगला इंपॉर्टेंट है बच्चे, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज। तो सबसे पहले अगर आप पैसा, देर आर मेनी लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटी कैसी होती है बच्चे? एक जैसे 73 74 सेक्शन है, फ्रॉड की, इन्वेस्टिगेशन की, कोई ऑर्डर निकला हुआ भाई तेरे से 5 करोड़ लेने में, लेकिन इससे क्या होता है आपका जो कंटिन्यूस वो रुक जाता है? नहीं, वो तो चल ही रहा है। यानी कि हर महीने तो लाइबिलिटी जनरेट हो ही रही है, और कुछ चीजों की ऑलरेडी एस्टैब्लिश भी हो चुकी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लाइक नाउ यू हैव 1 करोड़, ठीक है, तो वो पहले कहां लगेंगे? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर previous tax bill. I'm not saying current tax bill. भाई तू 6 महीने से पैसे नहीं दे रहा, आज कह रहा है कि पुरानी रिटर्न छोड़ो और पुरानी पेमेंट छोड़ो, वो मैं दे दूंगा, इस महीने की पेमेंट लो, ऐसे नहीं होता है। पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो सेल्फ असेस टैक्स, जो GSTR 1 के थ्रू 2B की आईटी से पहले वो जमा करिए, देन उसके बाद अगला क्या है बच्चे? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर करंट। अब करंट की बात आएगी। और तीसरा क्या है? एनी अदर अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग डिमांड डिटर्मिन्ड अंडर 73 और 74। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है जीएसटी का ही, जिसमें आपके ऊपर कोई फ्रॉड का केस चल रहा है, आपके यहाँ पे इतने रुपए के स्मगल्ड गुड्स मिल गए थे, आपने इतने का आईटीसी गलत अवेल कर दिया था, वॉट एवर, कोई भी सिचुएशन हो सकती, हाँ जी कर दूंगा, ठीक है। तो वो जैसे सपोज करो आपके ऊपर ऑलरेडी 2 करोड़ का डिमांड निकल चुका है, ठीक है, और तुम्हारी करंट ईयर की लाइबिलिटी कितने की है? 50 लाख की। मैं आपको ये कह रहा हूं, तुम्हारी करंट ईयर की लाइबिलिटी है 50 लाख, पहले वाले की 30 लाख, और 2 करोड़, एंड यू हैव 1 करोड़ रुपीज। आपके पास अभी कैश इससे ज्यादा है ही नहीं, तो पहले किसको पेमेंट मानी जाएगी? पहले पुराने टैक्स में, फिर उसके बाद करंट। अभी भी कितने रुपए रह गए? 20 लाख। 20 लाख माना जाएगा कि 2 करोड़ में से 20 लाख दे दिया भाई तूने। क्या सरकार ये कह रही है नहीं हम इसी को मान लेंगे सारा? नहीं, सरकार कह रही है पहले आउटस्टैंडिंग रेगुलर वाला खत्म करो, फिर करंट, और उसके बाद 73। कहिए क्लियर है? इसको लिखना चाहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आई दिस इज कैश डिस्चार्ज, मतलब पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, क्लियर है? एक बार बोल ही देता हूँ सारा। सर हम्म, सर ये डॉक्यूमेंट ग्रुप पे भी भेज दोगे क्लास के बाद? भेज दूंगा। यस। मैंने काफी चीजें आपको लिखवा दी है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बच रहा है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बीच बीच में कुछ चीजें आएंगी, अभी अभी ऐसा नहीं है। एक छोटी सी चीज बोल, इफ यू हैव कैश कैन यू पे टैक्स? मतलब कैश, कैश लेजर में पैसा है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, उस 5 करोड़ से टैक्स पे कर दोगे? इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर? बट व्हाट अबाउट क्रेडिट लेजर? अगर आपके पास 5 करोड़ का क्रेडिट है, सो इज दिस क्रेडिट यूज टू पे फाइन ऑल्सो? Is this credit used to pay interest also? Not at all. सिर्फ और सिर्फ टैक्स। हाँ, वो भी डिपेंड करता है, हाँ ठीक है, उसके अंदर जाना नहीं हमें, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, पर उसके डिस्कशन में को नहीं करनी। सो द अमाउंट दैट यू हैव इन योर क्रेडिट लेजर इज यूज्ड ओनली टू पे टैक्स, कैन बी CGST SGST, वो यूटिलाइजेशन रूल के हिसाब से,
but the amount that you have in cash ledger is used to pay tax, interest, fees. यानी कि अगर मुझे जिंदगी में इंटरेस्ट पेपर में आ जाएगा, एक इंसान है उसके ऊपर इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन है 1 लाख, उसके पास आईटीसी पड़ा है 3 लाख का और वो एडजस्ट करने को कह रहा है, इज इट अलाउड? इंटरेस्ट तो कैश में जाएगा भाई। और एक छोटी सी बात अभी दिमाग में आई, आरसीएम की लायबिलिटी है आपकी, आरसीएम की लायबिलिटी 50,000 की है, आईटीसी पड़ा हुआ 70,000, हो जाएगा? आरसीएम की लायबिलिटी है 50,000, ITC I have ITC 70,000. Can I use the credit ledger to pay my RCM liability? Not at all. RCM की लायबिलिटी हमेशा कैश में पे हो, और जब आप उसको पे कर देते हो तो वो खुद का एक ITC बन जाता है। तो ये अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख दीजिएगा, बाय चांस, मतलब वैसे तो मैं याद रहेगा, बट एक बार लिखवा देता हूँ टॉप पे। RCM liability has to be discharged through cash ledger only. RCM liability has to be discharged through cash ledger only. समझ आ गया ना एक लाइन में? Full stop. Once it is paid, once it is paid in cash, once it is paid in cash, ITC of such payment can be claimed. समझ आया आपको क्या बोल दिया? ITC of such payment can be claimed. ITC चैप्टर में डॉक्यूमेंट्स भी देखे थे आपने, इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, उसमें था कि आरसीएम की पेमेंट का प्रूफ दिखा दो, आईटीसी ले लो। बताइए, क्लियर है? ओके, अब थोड़ी सी हम जो बात करेंगे उनको थोड़ा सा रीड ही कराना है। वैसे तो मैं इंटरेस्ट के ऊपर जा सकता हूँ मैं, बट आई थिंक अभी थोड़ा सा हल्का सा एक दो चीजें। आज ठीक है, क्लास ओवर कर दूं? ओवर कर दूं अभी क्लास? आज इनाया स्कूल गई थी ना, स्कूल से आती मेरे को कॉल करा इनाया ने। पता है क्यों? आज उनको ना बास्केटबॉल खिलाया था फर्स्ट टाइम, आज उनको फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल खिलाया था। तो ऐसे होते हैं ना 30-40 बच्चे, तो उसी की सिर्फ बास्केट गई 2-3 बार। तो उन्हें स्पोर्ट्स सर ने बोला कि ये अच्छा खेलती है बास्केटबॉल, तो कह रही पापा आपने खिलाया था ना मेरे को, आज बहुत अच्छा लगा। मैं कह बच्चे स्पोर्टिव होने चाहिए यार। हाँ नहीं, मैं लेके जाता हूँ संडे। ये तो अच्छा खेल रहा है, कोशिश करता है मेरे को हराने की, पर बेचारे। नहीं भाई, बैडमिंटन तो अच्छा ही है। हाँ, पर चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलो ढंग से, मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए सही। आलोक जी तो भाई, आलोक जी तो बहुत बुरा हाल है दिवांशी जी से। अच्छा खेल, पर इसमें कोई वो नहीं है, तो बुरा मत मानो, तो बहुत अच्छा खेलती है। हाँ, वो दुष्यंत सर को हरा देगी, तो दुष्यंत सर को हरा देगी। हाँ नहीं यार, ठीक है, हार जीत लगी रहती है, इट्स इम्पोर्टेंट, यू शुड प्ले।
इट्स इम्पोर्टेंट, यू शुड प्ले। बट हाँ, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल खेलना चाहिए, वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहिए कभी। हाँ, स्वास्थ्य की बास्केटबॉल में इसको पास दिया, इसने ऐसे शॉट मार दिया वॉलीबॉल की तरह। कॉम्प्लेक्स वाले देख लेते ना, हमें सबको बाहर कर देते, वो कह रही कौन आ गया? अच्छा ठीक है। चलिए आइए बच्चे। सही है गेम। इधर इतना एरिया है, बन सकता है पिकल बॉल वैसे, है ना? इतने एरिया में तू नहीं गया था ना 2-3 बार, हम खेलने गए। हाँ, पर वो बॉल भी अलग हो तो टेक्सचर पूरा अलग बनेगा। ओके, एक बात बताओ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ठीक है, कुछ कुछ रीड करना ठीक है, थोड़ा कंफर्ट आएगा आपको। कैश लेजर में किस तरीके से पेमेंट्स हो सकती थी, नाम लिखा हुआ है, एक बार नाम पढ़ लोगे? यूपीआई की फोटो, हाँ करवा दिया था, बस 1-1 मिनट का रीडिंग। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, एनईएफटी। हम्म, एनईएफटी, आरटीजीएस। अभी एक बार देख लेंगे, आ जाएगा तो नीचे, है ना? इसमें से ना मतलब भाई आरबीआई रहता है इनका, वो चीज अभी आ जाएगा, लिख लिख लेंगे उसको। पढ़ लिया एक बार, मतलब इन पेमेंट्स के थ्रू कैश लेजर बढ़ जाता है। फिर हमने ये देखा था बच्चे, ओवर द काउंटर पेमेंट याद है कि 10,000 पर चालान होती थी, लेकिन हमने देखा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर पैसा हम लोग जब्त कर ले तो हो जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, एक बार देखिएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट ऑन डिपॉजिट टू बी मेड बाय प्रॉपर ऑफिसर। एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया कि इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, दूसरा कौन हो गया, एनी पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर हु इज, और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, प्रॉपर ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग। आपको याद है ना, हमने करा था। कंटेंट पे जाऊं ना सीधा, सिन नंबर ये सब हो चुका है भाई। आर मैनुअल चालान एप्लीकेबल? मैनुअल है या नहीं है? हाँ, है एप्लीकेबल। नॉट अलाउड लिखा हुआ है बेटे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान आर प्रिस्क्राइब? सीजीएसटी पे करने हैं, एसजीएसटी, अरे कोई टाइप ऑफ चालान नहीं है रे, उसी चालान के अंदर ही अमाउंट ज्यादा था। सो देयर इज अ सिंगल चालान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल द टैक्सेस। पढ़ लोगे ना ऐसी बातें। अदर एस्पेक्ट, वैलिडिटी ऑफ 15 days, ठीक है। ई चालान इज वैलिड, ये सारा तुमने कर लिया है, इसको रीड कर लेंगे आप पक्का से। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। पेमेंट का एक तो जैसे ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज आ गया, वो जो अभी हम लोगों ने देखा। फिर आप ये कह सकते हो कि इंटर, अगर मेजर टू माइनर हेड एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो चीज आ जाएगी उस तरीके से। अब मुझे बताइए मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, मेजर और माइनर हेड क्लियर है? ओके, ये वही है जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि अगर मेजर हेड में 100 रुपए पड़ा हुआ है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, वही वाली कहानी बुरी की बुरी लिखी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक बार पढ़िए और बताइए सही है कि नहीं। है ना, क्या हम कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. और कौन से फॉर्म में बच्चे? PMT-09। ओके, ये वही बात लिख रहा है, वो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर आरसीएम। सिर्फ बॉक्स ही पढ़ लो बच्चे, ये वही है कि ठीक है, पढ़ लो, सिर्फ बॉक्स पढ़ लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम्म, एग्जैक्टली, ओनली टैक्स जो क्रेडिट लेजर में है, ओनली टैक्स के लिए आप यूज करेंगे। सेट है कहानी? ये क्या है ये बताओ? पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन 1 और 2, ठीक है, वही वाली बात है। एग्जैक्टली exactly. ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। ये समझ आता है तुम्हें अब? बच्चों वाली बातें जी।
सब कर लिया आपने सारी बातें। एग्जैक्टली अब आइए रूल नंबर 86A, कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ये 86 में लिखा नहीं होता, अपने रजिस्टर में सिर्फ हेडिंग डाल लीजिएगा रूल 86A, और इसको पढ़ के मुझे बता दीजिए। हो सकता है हमने इसको करा भी हो, शायद करा भी है, याद है मुझे आईटीसी में कराया था मैंने, एक बार पढ़ ली। अगर कमिश्नर को लगा कि आपने आईटीसी गलत बुक करा हुआ है तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रिवर्स करा देगा। ठीक है, करा था ना 38 से नहीं बोलूंगा, बट हाँ मतलब अगर हो भी रहा हो रियल लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं। 86 से बस ये है कि इवन इफ इट इज इन योर बुक्स तो भी कमिश्नर उसको मना कर सकते। एक बार पढ़ना बच्चे, the ITC available has been fraudulently availed। क्लियर है? ओके, अगला 86B क्या है? ओ माय गॉड, हाँ समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला देखना, where a person has claimed refund of any amount from एक बात बताओ, अगर मेरे कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो तुम्हारे हिसाब से उसका डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा? हाँ क्रेडिट बैलेंस। और अगर तुम वो, क्या मैं उसका रिफंड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। मान लो अगर मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, पैसा पड़ा हुआ, क्यों नहीं देगी सरकार मुझे? तो अगर मैंने क्या करे बच्चे, हैज क्लेम्ड अ रिफंड, अभी मैंने क्लेम एक फॉर्म भरा और मैंने क्लेम करा, तो वो क्या बोल रहा है, the said amount shall be debited to the electronic cash। और मतलब अगर एक बार ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ क्लेम करा, इट्स नॉट सेटल्ड टिल नाउ। मैं अगर क्लेम भी कर रहा हूं ना तो मेरा कैश लेजर अपडेट, अभी पैसे आए नहीं है पता नहीं, यानी कि मान लो मेरे पास 100 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ था कैश में, मैंने क्लेम करा मुझे 70 रुपए दे दो, तो मेरे बच्चा आए भी नहीं है, तो 70 क्या दिख जाएगा, डेबिट। आगे पढ़ना, इफ द रिफंड सो क्लेम्ड इज रिजेक्टेड, लो जी लो, वहां पे डेबिट भी हो गया और रिजेक्ट भी हो गया, द अमाउंट डेबिटेड अर्लियर shall be credited again to the cash। समझ आ गया आपको? कहने का मतलब इतना है, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वो लेजर क्या हो गया आपका, बोलो ना। हाँ क्लेम कर रहा हूं तो क्या हो गया वो, डेबिट, और अगर वो कैंसिल हो गया तो वो क्रेडिट दोबारा हो जाए। कहिए क्लियर है बच्चे? ओके, ये सारी बातें क्लैरिफिकेशन आपको समझ आ चुकी, ये इंस्टीट्यूट बाद में डालिए, पहले से वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पढ़िए एक बार, सेल्फ असेस्ड ऑफ प्रीवियस करंट 73 और 74। इस सेक्शन में कोई गहराई में नहीं जाना होता, बस आपको इतना ही पढ़ना होता। क्लियर है बच्चे? सर और क्या रह गया इसमें? कुछ नहीं रहता भाई ऐसा तो, सिर्फ इंटरेस्ट का पॉइंट रह गया। आइए अब मैं आपके साथ इंटरेस्ट की बात करता हूं। पेमेंट ऑलमोस्ट सारा खत्म है बेटे, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरेस्ट की बात रह गई बच्चे। आओ बेटे आओ, इंटरेस्ट की अच्छी बात है, अमेंडमेंट भी आई हुई है कुछ, आई मीन आ चुकी है, अब वो आपको समझाने वाली बात है। इसको साथ साथ नोट करिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा चाहे 2-3 पेज की, पर सेक्शन 50 को साथ में करेंगे क्योंकि कुछ एग्जाम्पल बनाऊंगा, मॉड्यूलेट करूंगा और कुछ। वो एक बार मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कौन सी एप्लीकेबल है, फिर वो होगा, बट अभी जो मैं करा रहा हूँ वो रेलिवेंट सारी वही। हाँ देखो बच्चे, आ, एक बात बताओ, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट? कहने से मंथली बेसिस पे 20 तारीख को पे करना होता, तो सपोज करो अगर तुमने मतलब वॉट एवर मंथ, जैसे अगर अभी, पहले मैं जनरली बात कर रहा हूं ठीक है, अभी अभी कौन सा मंथ खत्म हुआ था, अगस्त,
और आप कौन सी डेट को अब पेमेंट करोगे? 20/9। आप समझ रहे हो, आप 3B भी यहीं भरोगे और पेमेंट भी यहीं भरोगे। अगर आपने पेमेंट नहीं करी, मान लो 8,000 रुपए की पेमेंट है और आपने नहीं करी, और आपने करी उसको 10/10/2025, कहने से कि सर मेरी जो अगस्त की लायबिलिटी है, जो 8,000 रुपए की लायबिलिटी है, जिसको आप कह सकते हैं कैश के थ्रू देने की लायबिलिटी, थोड़ा सा गहरी जाएगी बात, थोड़ा सा अलर्ट होके सुनना। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगस्त में GSTR 1 के हिसाब से 10,000 था, और 2B में कितना था बेटे? 2,000। तो मुझे बताओ कैश लेजर से कितनी उम्मीद लगा रहे थे? मैंने पे नहीं करी भाई, मैंने पे नहीं करी, पैसे नहीं थे, नहीं भरी। कब पेमेंट करिए? 10/10। तो पहले तो ये बता दो, इंटरेस्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। सेकेंड थिंग, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18, 18% ब्याज लगे। ठीक है। अगली बात आती है किस अमाउंट पे लगेगा? 8,000। अगली बात है कि इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना आया? क्या मैं कह सकता हूं 8,000 पे 18%? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 20 तारीख को गिना नहीं जाता। पहली बात, आप कभी भी महीने में इंटरेस्ट नहीं गिनेंगे, नंबर ऑफ डेज पे निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, 20 तारीख नहीं गिनूंगा तो सितंबर के कितने दिन हो गए? डिले कितना हुआ है? यहां से यही हुआ है ना? तो डिले का दिन बताओ, सितंबर के कितने? 10 दिन, प्लस अक्टूबर के 10 दिन। पेमेंट कर रहे हो दिन इंक्लूड, डिवाइडेड बाय 365। मुझे बता दीजिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 78 पॉइंट। ठीक है। पहले मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? अभी बात कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, सुनिएगा बात। ये अगस्त का महीना, 20 सितंबर को आपने क्या भरनी है? 3B। बहुत अच्छी बात है। 3B 5। आपको 10 दिसंबर को पता लगा, अरे भाई अगस्त का एक बिल तो डालना ही भूल गए, 10 लाख रुपए का। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, पेमेंट में सिर्फ दम इंटरेस्ट में रहेगी। अगस्त का महीने की GSTR 3B फाइल्ड, हाँ जी फाइल्ड। अगस्त के महीने की क्या पेमेंट डन? हाँ जी डन। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई इनवॉइस ही भूल गए? हो सकता है, नहीं हो सकता? कितने रुपए का इनवॉइस भूल गए आप? 1 लाख का GST है, 10 लाख का इनवॉइस जिसपे 10% लाइबिलिटी है, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे ही नहीं करिए आप, जो कि कायदे से कौन से दिन पे हो जाना चाहिए? कौन से दिन हो जानी चाहिए थी? तो बोलो भाई। एग्जैक्टली, यू आर शॉर्ट बाय 1 लाख बिकॉज यू मिस्ड आउट द इनवॉइस। तो अब इसके ऊपर 21 तारीख से ब्याज लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक आप इसको पे नहीं कर देते। मान लो ये पेमेंट डेट ही मान लो, भाई जब तक इसका पैसा नहीं देगा तो ब्याज तो लगाता रहूंगा, 1 लाख रुपए नहीं देगा तो। अब आप आगे का सबमिशन सुन,
ये बंदा ये कहता है, अरे सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज है ना ये तो मेरी। सर जी मेरे 2B में इस दिन 60,000 पड़ा हुआ था। आपको क्या लगा मैं कोई फ्रॉड करा मैंने कोई? मेरे 2B में ऑलरेडी 60 पड़ा था, तो मेरी तो शॉर्टेज 40 की हुई ना सर, मेरे पे तो 40 पे ब्याज लगना चाहिए। हाँ, क्या बात कर रहे हो? अगर आपकी 1 लाख की GSTR 1 की लायबिलिटी जो आपने अभी नहीं भरी थी पर आउटपुट, क्या इसको आप ITC यूज नहीं कर सकते? आप ये मैंने कब बोला? ठीक है, आप मुझे बताइए, आपको सिचुएशन समझ आई? सिचुएशन ये है भाई कि एक बिल मिस हो गया था भाई, और उस बिल के ऊपर जो सरकार को जो लायबिलिटी थी वो ये थी, बट द पर्सन इज सेइंग कि सर अगर आप, मैं पेमेंट करने को तैयार हूं, पर सर अगर ये मैं उस टाइम फाइंड आउट भी कर लेता तो सर मैं 2B 60,000 तो यूज कर लेता, और कितने रुपए इसका मतलब मुझे कैश लेजर से पे करना होता। सो दैट पर्सन इज सेइंग कि ये जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो ये इस पे लगना चाहिए ना सर। आप समझे मेरा पॉइंट? दिखने को दिख रहा है वो 1 लाख रुपए, पर वो कह रहे सर मैं उस दिन अगर मैं भरा होता, अगर मुझे याद होता तो मेरे पास तो उस दिन की स्टेटमेंट, ऐसे कि एसेट की स्टेटमेंट होती है 2B, डेली बेसिस का बैलेंस होता है इसका, तो मैं तो सर माइनस करके कर। आंसर इज कैश लेजर पे नहीं लगे। सरकार कह रही है क्योंकि तुमने 3B भर दी है तो हम तो इसको फ्रॉड जैसा माने, क्योंकि तुमने 3B भर दी। सर अगर ये बंदे ने 3B ना भरी होती तो, और फिर अगर होता तो इसको कैश लेजर वाले पर होता। सर ये आप क्या बोलो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। रिटर्न इज फाइल्ड या रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, अगर तो रिटर्न इज फाइल्ड तो मैं किसके ऊपर ब्याज लगा रहा हूं? यानी कि अगर तुमने भर दी तो तुम्हारे को ज्यादा मैं चार्ज कर रहा हूं, और अगर तुमने रिटर्न ना भरी होती तो कौन से लेजर का लिख रहा हूं? कैश। कहने का मतलब ये है जी, आपका जो इंटरेस्ट है रेट 18% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा जो बिल छूटा, या उसमें से ITC माइनस होकर कैश लेजर आएगा, ये डिपेंड करता है आपने रिटर्न भर दी कि नहीं भर दी। अगर तो आपने रिटर्न भर दी तो किस पे हो जाएगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और अगर रिटर्न नहीं भरी तो कैश लेजर। नोट कर दीजिएगा इसको। ऐसा देखने में लग रहा है वो, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि वो आप टेक्निकली उसको मैं फ्रॉड का केस नहीं बोल सकता। रिटर्न भर दी तो सरकार ज्यादा पीनलाइज कर रही है उस चीज, समझ रहे वो चीज। और भी इसके पीछे कुछ हाई लेवल रीजंस है, बट आपको ये पेपर में भी ये ध्यान रखना। और अभी इंटरेस्ट की बात है तो शुरू करिए अभी। रिटर्न नहीं भरा तो रिटर्न नहीं भरा तो अमाउंट क्या देगा, पहले तो बचा हुआ पहले पेमेंट करनी है उसको क्या इंटरेस्ट लगेगी। अगर तू रिटर्न भर ही नहीं रहा, ठीक है, तो पेमेंट और अब आज तूने सोचा कि मैं भर दे दूं, तो तू उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेगा, और उस दिन तक का जितना तेरा 2B है ना वो माइनस करके उस पर ब्याज लगा। समझ रहे? तो जिस महीने की पेमेंट करेगा तो तेरे पास स्टेटमेंट होती है कि GST कितनी लायबिलिटी आ रही, क्या है, तो मैं माइनस करके करूँ। और अगर तू रिटर्न भर चुका है एंड देन यू फाउंड आउट कि भाई कोई इनवॉइस रह गया, तो मैं उसको भाई तेरा ITC वाइट माइनस नहीं। क्लियर है दोस्त? एक बार इसको लिख लेना बच्चे। अभी, हाँ अभी लिख लो, पर 24 पे भी आऊंगा अभी मैं। 24 भी करेंगे, पर एक बार पहले ये वाला लिख लो, और नीचे एक एग्जाम्पल भी बना होगा, वो सॉल्व भी करेंगे। हाँ ये भी लिखना दोस्त। तो 24 को लगे इन केस ऑफ अगर ITC गलत बुक कर दिया तो 18 नहीं 24%।
भाई वो एसिड का रिश्ता है, गलत तरह से ज्यादा इंटरेस्ट है। ये भी लिखना बच्चे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 भी लिखेंगे। जैसे कि क्या लिख रहे हैं, मान लो जो मंथ है, मैं एक बार समझा देता हूं। इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर 21। इसकी पेमेंट कब होगी बच्चे? 20 जनवरी 2022। रिटर्न भी जानी चाहिए और पेमेंट भी होनी चाहिए। रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, बच गए भैया। क्योंकि अगर नॉट फाइल्ड होगा तो मैं आईटीसी का लेजर माइनस करवा दूंगा। ठीक है, ऑन और बिफोर 20 जनवरी। और पेमेंट एक्चुअली मेड कब करी आपने? 15 अप्रैल। लो जी लो, भाई 20 जनवरी को पे करना था, 15 अप्रैल को पे कर रहे हो। कितने की लायबिलिटी? 1 लाख। क्या सीधा 1 लाख पे लगा दूंगा, ये आईटीसी माइनस करवा दूंगा? कैश है 70,000। 2022। आप एक प्रैक्टिकली भी सोचो ना, अगर आज मेरा 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइक GSTR 1 से 1 करोड़ की लाइबिलिटी है और 60 लाख का आईटीसी है मेरे पास, तो मुझे कैश कितना चाहिए? 40 लाख। मेरे पास नहीं है पैसा भाई। मैं 6 महीने बाद पैसा आएगा तब दूंगा, कोई गुनाह थोड़ा ना कर रहा हूँ भाई। तो लॉजिकली सरकार को इंटरेस्ट क्या 1 करोड़ पे लगाना चाहिए या 40 पे? एग्जैक्ट। लॉजिकली भी सोचोगे, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की है? 1 करोड़। मैं अभी के मंथ की बात कर लेता हूँ, अगस्त की। और मेरे पास आईटीसी कितने का पड़ा है? 40 लाख। और मुझे कैश कितना देना है? सॉरी, आईटीसी 60 लाख, तो कैश कितना देना है? मेरे पास नहीं है पैसे भाई। अगर पैसे नहीं है और अगर मैं 10 दिसंबर को पेमेंट कर रहा हूं, तो यार आप क्या मेरे 1 करोड़ पे ब्याज लगा दोगे आप? क्योंकि भाई 3B की रिटर्न ही फाइल नहीं कर पा रहा हूं मैं। जब तक पेमेंट नहीं करोगे रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो ये तो यार थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास फंड्स इशू है 40 लाख के, जिस वजह से मैं 3B फाइल कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। 3B फाइल तब होती है जब पेमेंट का चालान लगेगा, नहीं तो एरर आ जाए। तो अब आपको लॉजिक लगेगा, तो क्या ये जो 18% है, ये 40 लाख पे लगना चाहिए या 1 करोड़ पे लगना चाहिए? शुक्र 40 लाख है, नहीं थे 40 लाख, तो लेट जो। मुझे बताइए, क्लियर है? हाँ जी। जो हमने कहते हैं इनवॉइस फीस अलग कहते हैं इनवॉइस फीस, बट मल्टीपल बहुत सारे केस बन सकते हैं। एक, अगर अभी मैं तेरे को अभी उस पर आ जाता हूं, अगर मैं तेरे को पहले ये बोलूं, ये बताइए क्लियर। अब एक दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी हो सकती है, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 60 लाख और मैंने कैश कितना पे कर दिया था, और आईटीसी कितना पड़ा था मेरे पास, मान ले 70 लाख। तूने यूज कितना करा होगा आईटीसी बता? 70 लाख, आई एम सॉरी, 60 लाख यूज करा होगा, 10 लाख अभी भी है। अब तू एक इनवॉइस भूल गया था जिसकी लायबिलिटी 18 लाख, तेरे को नहीं पता था ये चीज, ठीक है। अब मुझे बता, तू एक इनवॉइस भूल गया जिसकी लायबिलिटी कितने की है? 18 लाख। अब तू क्या सरकार को ये बोलेगा 18 लाख में से मेरे पास आईटीसी पड़ा हुआ है? ना भाई, सरकार कह रही है हम नहीं देंगे। समझ रहे? तो हाँ, पहले तो फिर तो तू बच जाता, तो तू बच जाता, तो फिर तू यूज कर लेता इसको। रिटर्न फाइल हो गई तो मैं तेरे को उस दिन का आईटीसी अब यूज नहीं करने दे रहा हूँ। फाइल नहीं करी है तो क्योंकि पैसे, क्योंकि बहुत लोगों का सबसे बड़ा इशू क्या होता होगा, क्यों पे नहीं करते होंगे? पैसे ही नहीं है अभी। समझ रहे हो? तो उस केस में तो सरकार क्या कर रही है, ऊपर वाले बता। क्लियर है बच्चे? अब मुझे बताइए, बना दिया केस, बना दिया? जो मैंने लिखा आपको इसको नोट नहीं करना, नीचे वो सारी बातें समझ आ जाएंगी आप। हाँ जी। बहुत ही जनरलाइज बोला तूने। अगर तूने रिटर्न नहीं भरी तो 6 महीने बाद भर रहा है,
तो हाँ कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पेमेंट, क्योंकि वो आईटी से माइनस करवा रहा। बताइए बच्चे, केस नंबर 1 लिख लिया और केस नंबर 2, केस नंबर 2 भी लिख लीजिए प्लीज। और बेटे फिर इसमें एक हैवी बात है, पर वो अभी बोलूंगा तो तुम गिर जाओगे, अभी अभी नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट क्लास नहीं, ऑनलाइन बुलाऊंगा 15 मिनट अगर वो देख लेंगे, आज है कल, कभी कल से पहले बुलाऊंगा, वैसे तो आज ही बुलाऊंगा, अगली क्लास कल ही है। केस 1 लिख लिया था नहीं? ओ भाई, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो फिर ड्यू डेट तो 20 है, 20 जनवरी को पे करना होता है ना, तो 20। क्या था? वो तो हमने अभी जीएसटी रिटर्न में देखा तो था, जो एंड में जीएसटी R1 का डिले है वो 50 रुपए या 100 रुपए, 200। केस नंबर 2, ओके। बस बेटे, पेमेंट चैप्टर भी आपका खत्म है बेटे, बस 15 मिनट एक बुलाऊंगा, बहुत ही हैवी इंटरेस्ट की गहरी बात कराऊंगा। अब आपके कितने रह गए? 2 ढाई चैप्टर रह गया, काफी पढ़ लिया आज हैवी। नहीं, धीरे कर दूंगा, 30 तक ही करेंगे ऐसे, जल्दी फ्री होना है आपने। हाँ, पर एग्जामिशन जो है ना, वो ऐसा है कि वो 2 2 3 3 सर्विस करके कराओगे ना तो सही है, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये एग्जाम, तो वो वैसा चैप्टर है। एग्जामिशन जो है, एग्जामिशन अंडर जीएसटी जो है ना, वो ऐसा है कि आधा घंटा बुलाया, 2 एग्जामिशन करा दी, फिर आधा उसकी मतलब ऐसे वाला चैप्टर है वो, एकदम थ्योरेटिकल है, मतलब वो लोग ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, नोट्स ओरिएंटेड है बच्चा। क्या कह रहे हो? किस में? कौन सी चीज? जीएसटी की? पहले ये बताओ, जो मैं डाल रहा हूँ वो देख भी रहे हो आप? देख रहे हो? देख ली थी? कितने बच्चों ने देख ली? सारी 7 पर हेल्पफुल होता है या नहीं होता है? याद आते हैं? होता है? चलो। हैं? वो तो यार ठीक है यार, सूख गया यार, उसमें क्या हो गया है? मेरे को उसमें क्या हो गया भाई, जो मर्जी वीडियो देख लो। नहीं यार, कोई बात नहीं है, उसमें क्या हो गया? दिखाइए इनका यूट्यूब चैनल। क्या हुआ? अभी तो बोल रहा था मेरी वीडियो देख रहा है। का फोन नया भी वो हो गया ना, तो तू यूट्यूब नहीं है तो तू मेरी वीडियो कैसे देखता है? तू मेरी भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं? अच्छा, क्रोम में जाके किसी क्रोम की हिस्ट्री चेक करो। हाँ ठीक है, ठीक है। बट दैट्स ओके यार, मतलब उसमें कोई ऐसा क्या होगा भाई, कोई भी वीडियो देखो यार, आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल है तो बिल्कुल देखेगा ही बच्चा, उसमें क्या है। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, आप मुझे एक बात बताइए, केस नंबर 2 भी नोट डाउन कर लिया है? बना दो ना बेटे बस, और बस फिर नमस्ते बेटे, पेमेंट आपका सारा का सारा डन हो गया है। आगे बेटे आप सब कुछ इतना सारा पढ़ लिया,
कितना ज्यादा बढ़ा दिया आपने। नहीं यार, पर पेट्रोल एकदम मतलब बहुत ही कंफर्टेबल खत्म होगा, अच्छा लगा। एंड में तो आखिरी एक महीना प्रेशर आता था, पहले तो मैंने ज्यादा करा दिया, सही कंफर्टेबल होते। 2 महीने लग गए 10 दिन। स्टिल हाँ मतलब, हाँ और मतलब दो पर टैक्स तो हैवी है, 2 सब्जेक्ट बराबर है। तो हम लोग का अलग अलग था। एकदम से कर दिया। हाँ, नोट कर लो बस, और फिर आप सभी बच्चे आजाद है बेटे। दुष्यंत सर ने कुछ बोला नहीं क्रिकेट का? देखो तो बॉलिंग करने पर उनका पता है क्या हो गया उनको, वो बहुत सोचते हैं, बहुत थिंकर है, वो हेवी थिंकर। उनको लगता है कि वो शॉट मारते हैं ना, बॉलिंग ही नहीं डाली भाई। सुबह 5 बजे उठकर आए हो, 7 बजे तक खेलना है। हम लोग सुबह गए थे संडे, हाँ सुबह 5:30 का स्लॉट बुक करा। क्या है? मेरे साथ खेले नहीं। अच्छा हाँ, बोला था खेलेंगे फिर। हाँ हाँ, 5:30 बजे आए वो, तो वो सबको बॉलिंग दिए जा रहे हैं क्योंकि उनको ना डर लग रहा था उनको छक्के ना पड़ जाए। यार अब इतना डरोगे तो खेलोगे कैसे यार? वो बहुत ऐसे हो गया भाई, डालते ही नहीं है बॉल। हाँ बहुत ही, इतना भी नहीं हो गया, और वे हार गए फिर मेरी हिस्ट्री सही नहीं। नहीं सर, आप इसके यकीन, आप इसके देखो भाई, लक्ष्मी आलोक जी, सोचा करिए बोलने के बारे में। बोलना से क्या बताओ, क्या हुआ? मुझे क्या बताओ। हाँ, अब कुछ नहीं बता देगा। तुमने मत सोचो भाई, बोलने दो। ठीक है चलिए, एनीवेज पेमेंट चैप्टर आपका डन है। नेक्स्ट क्लास में हम इनवॉइस शुरू करेंगे, या हो सकता है मैं एग्जेम्पशन का बेस दूं आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता रहेगा एग्जेम्पशन। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।